वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को। जो ये क्वेश्चन पेपर है 2021 में ही आयोजित किया गया था, इसलिए आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ, यहाँ पर बता दूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ अवश्य जुड़ें, और साथ में ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है भक्ति काल के किस कवि ने बरबेन नाई का भेद लिखा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प ए, रहीम के द्वारा। जो रहीम थे, इन्होंने बरबेन नाई का भेद पर ग्रंथ लिखा है, या इनका ग्रंथ बरबेन नाई का भेद है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा तो ये है 2, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है। जो रचना है उत्तर रामचरित, इसका जो प्रधान रस पूछा गया है, इसमें जो प्रधान रस का कौन सा प्रयोग किया गया है, तो ये आपका करुण रस होगा। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा, करुण। अगला क्वेश्चन है 3, इसमें पूछा गया है उर्दू आगत शब्द है। तो बताना है कि जो उर्दू से आया हुआ शब्द कौन सा है। जो उर्दू किस भाषा से आया हुआ शब्द है, तो उर्दू आया है आपके तुर्की से। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, इसमें पूछा गया है एक में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बताना है कि वो कौन सा है, तो वो है कुढ़न। यहाँ पर सही विकल्प डी। क्वेश्चन है 5, यहाँ पर इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो 3 है ये अलंकार ग्रंथ है सिवाय एक के। तो बताना है कि वो कौन सा एक अलंकार ग्रंथ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा डी, अंगदर्पण। जो अंगदर्पण है ये रसलिन की रचना है और ये अलंकार ग्रंथ नहीं है। बाकी भाषा भूषण, शिवराज भूषण और ललित ललाम, ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ है। याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगला जो क्वेश्चन है ये 6, इसमें पूछा गया है यथाशक्ति में समास है। तो बताना है कि जो यथाशक्ति शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो जो यथाशक्ति शब्द है इसमें समास होगा अव्ययी भाव। यहाँ पर सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 7, इसमें पूछा गया है हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो जो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन रहे हैं दिए गए विकल्पों के अनुसार। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो हिंदी के सबसे विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन रहे हैं, तो ये होंगे रामविलास शर्मा। अगर विकल्प में रामविलास शर्मा ना हो तो वहाँ पर आप डॉक्टर नामवर सिंह को भी देकर इसका ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर नामवर सिंह हैं ये भी एक मार्क्सवादी समीक्षक रहे हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 8, इसमें पूछा गया है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो निस्सहाय हिंदू है यह एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं ये हैं आपके राधा कृष्ण दास। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो राधा कृष्ण दास थे किस युग के उपन्यासकार थे, तो ये आपके थे भारतेंदु युग के उपन्यासकार। अगला क्वेश्चन है 9, इसमें पूछा गया है कि जो एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन कीजिए। तो जो दिए गए विकल्पों में जो शुद्ध वाक्य होगा तो यहाँ पर सही होगा डी, अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। कि जो अनुसुईया अत्रि ऋषि थे उनकी पत्नी थी अनुसुईया। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 10, इसमें जो पूछा गया है शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो 3 हैं ये शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं सिवाय एक के। तो वो कौन सी है, तो वो होगी सिंधी। बाकी जो गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, ये तीनों ही शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। याद रखना है आपको, ये जो विकल्प हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से भी अन्य परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, आपको इन्हें ध्यानपूर्वक देखना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, इसमें पूछा गया है कि जो पंक्ति दी गई है नैनों की नीलम की घाटी जिस रसघन से छा जाती हो, जो दी गई पंक्ति है ये किस कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। तो जो ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो पंक्ति है ये कामायनी की है
और जो दूसरा पूछा गया है कि ये कामायनी के किस सर्ग से ली गई है, तो ये ली गई है कामायनी के लज्जा सर्ग से। पंक्ति को आप पूरी पढ़ लेना किस प्रकार से, यहाँ पर थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ कि आपको बताना है कामायनी में कितने सर्ग हैं। ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है, ताकि पता चलते रहे कि आप कितने ध्यानपूर्वक पढ़ते हो और आपका वीडियो में कितना ध्यान है। अगला क्वेश्चन है 12। इसमें पूछा गया है छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो यहाँ पर जो आएगा विकल्प के अनुसार, तो वो आएगा विकल्प ए 3 अल्पविराम और 1 पूर्ण विराम। 3 अल्पविराम आएंगे और 1 पूर्ण विराम आएगा वाक्य में, जो यहाँ पर पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 13। इसमें पूछा गया है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ये आपके महाकवि निराला जी माने जाते हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प बी होगा, निराला जी। अगला क्वेश्चन है 14। इसमें पूछा गया है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। तो जो पुस्तक है रत्नाकर जोपम कथा, तो इसका संबंध रहा है आपके वज्रयानी सिद्धों से, या सिद्ध भी बोल सकते हैं, खासकर वज्रयानी सिद्ध भी सही विकल्प होगा यहाँ। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका आज, इसमें आपको ये बताना है कि जो सिद्धों की संख्या कितनी थी। जैसे नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, उसी प्रकार सिद्धों की भी एक निश्चित संख्या थी, आपको वो निश्चित संख्या बतानी है कि कितनी थी। अगला क्वेश्चन है 15। इसमें पूछा गया है निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो जो निश्चय शब्द है इसमें जो संधि बतानी है कौन सी है, तो ये होगा विसर्ग संधि। यहाँ पर डी सही विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 16। इसमें पूछा गया है मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। तो जो मरने के लिए तैयार हो जाना, इसका जो अर्थ निकलेगा ये होगा सिर पर कफन बांध कर तैयारी करना या लग जाना, सिर पर कफन बांध लेना। सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 17। इसमें पूछा गया है किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार एक कौन सा वाक्य है जिसमें एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो ये होगा लड़के ने कहा। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 18। इसमें पूछा गया है दश कुमार चरित के रचनाकार कौन हैं। तो जो रचना है दश कुमार चरित, इसके रचनाकार हैं आपके दंडी। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 19। इसमें पूछा गया है शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ये पंक्ति भी बहुत अच्छी है। तो जो ये पंक्ति रहेगी ये रहेगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 20। इसमें पूछा गया है कि जब ते इत्ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तो कहाँ मन मारे। जो प्रस्तुत पंक्ति है किस संचारी भाव का उल्लेख इसमें किया गया है। तो जो ये पंक्ति है इसमें जो संचारी भाव होगा तो ये होगा स्मृति का। जो सखी है स्मृति के माध्यम से इन तथ्यों को याद करती है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 21। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं के साथ इसके जो रचनाकार भी दिए गए हैं, पर एक विकल्प या एक जो ऑप्शन है गलत दिया गया है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है। तो जो पहली रचना है जुलूस रुका है, ये विवेकी राय की रचना है। उसी प्रकार जो शिखरों के सेतु है ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। अगली है तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र की रचना है। आगे है सदाचार का तावीज़, ये श्री राज शुक्ल की रचना नहीं होगी। सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। आपको जितने भी सही विकल्प है नहीं याद रखना है, क्योंकि कई बार ये रचना भी पूछी जा सकती है। मान लीजिए पूछा जाएगा शिखरों के सेतु किसकी रचना है, तो आप इन ऑप्शन को देखकर कर सकते हैं शिव प्रसाद सिंह, इसलिए आपको प्रत्येक ऑप्शन भी ध्यानपूर्वक देखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 22। इसमें पूछा गया है कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा डी, बिल्कुल भी ध्यान ना देना। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें पूछा गया है तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है। तो जो तांबे के कीड़े है यह एक लघु नाटक है, इसे याद रखिएगा। इसके जो लेखक हैं ये हैं
भुवनेश्वर प्रसाद। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 24, इसमें पूछा गया है आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। तो यहाँ पर सही होगा विकल्प ए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 25, इसमें पूछा गया है छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आगे भी आ सकता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। 26, इसमें पूछा गया है संबत 1631 करहूँ कथा हरि पद्यधरी सीसा उपयुक्त पंक्ति किस प्रसिद्ध ग्रंथ से ली गई है या किसके संबंध में कही गई है? तो ये कही गई है रामचरितमानस के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, प्रश्न थोड़ा सा ऊपर नीचे पंक्ति में बोल सकता हूँ, आपको इसमें ध्यान देना है क्योंकि उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ से प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है 27, इसमें पूछा गया है एक तत्सम शब्द है। तो जो यहाँ पर एक तत्सम शब्द होगा तो ये होगा विकल्प डी, तर्जनी। अगला क्वेश्चन है 28, इसमें पूछा गया है जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो ये होगा विकल्प बी, जगदभ्याम। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 29, इसमें पूछा गया है बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रहेगा बच्चन सिंह का। सही विकल्प डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 30, इसमें पूछा गया है एक बर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर शुद्ध बर्तनी होगी आपकी विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका 31, इसमें पूछा गया है विष्णु प्रभाकर कृत अवारा मसीहा क्या है? तो ये एक जीवनी साहित्य है। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो अवारा मसीहा है इसके रचनाकार कौन है? तो ये होंगे विष्णु प्रभाकर। कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि जो अवारा मसीहा है इसमें किसके जीवनी का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है शरदचंद्र का जीवनी का वर्णन। अगला क्वेश्चन है 32, इसमें पूछा गया है संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये होगी ऑस्टिक परिवार से संबंधित। सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 36, इसमें पूछा गया है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुष्ठान। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 37, इसमें पूछा गया है शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। आपको ये याद रखना है कि जो परिव्राजक की प्रजा है ये किसकी रचना है, ये किसकी आत्मकथा है? ये शांति प्रिय द्विवेदी की है। इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न इस ढंग से भी पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 38, इसमें पूछा गया है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। तो जो कसब है यह मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो मनोहर श्याम जोशी की रचना कसब है ये किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है, इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 39, इसमें पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो जो अंतस्थ व्यंजन है ये होगा विकल्प डी, य र ल ब। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 33, इसमें पूछा गया है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? तो जो भ्रूण हत्या निबंध है तो इसके लेखक होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। तो कई बार प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत रचना भ्रूण हत्या है ये किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध विधा है, इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 34, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा तो वो होगा डी, जूठन। जो जूठन है यह संस्मरण नहीं है अपितु यह एक आत्मकथा है, अर्थात दलित आत्मकथा है। बाकी जो सही विधा और रचना होगी उसे देखते हैं। जो रिंजल धनजल रचना है तो ये रिपोर्टाज है, बिल्कुल सही है। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला है अवारा मसीहा, यह जीवनी है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगला जो क्वेश्चन है 35, इसमें पूछा गया है पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 40 है। इसमें पूछा गया है जे हाल मिस्की मकून तगाफुल दुर्राय नैना बनाए बत्तियाँ, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये होंगे अमीर खुसरो। बहुत ही अच्छी पंक्ति है दोस्तों, यूट्यूब में ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा सुनने में मिलती है। अगर अभी तक आपने ये पंक्ति या गज़ल नहीं सुनी हो तो आप अवश्य यूट्यूब में सर्च कर इस पंक्ति या गज़ल को देख सकते हो, बहुत मज़ा आएगा देखकर। अगला क्वेश्चन है 41, इसमें पूछा गया है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो भाग्य का पर्यायवाची नहीं होगा तो वो होगा विकल्प बी नियत। बाकी 3 विकल्प इसके पर्यायवाची होंगे, प्रारब्ध, भवितव्य और नियति। ये तीनों ही भाग्य के पर्यायवाची होंगे सिवाय नियत के। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है निम्न उपन्यास में से कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित होंगे उन्हें देखते हैं। पहला है झिनी झिनी बेनी चदरिया, ये किसका उपन्यास है दोस्तों? तो ये होगा अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास, बिल्कुल सही होगा ये। अगला है पहला पड़ाव, किसका उपन्यास है? ये होगा आपका श्रीलाल शुक्ल का। अगला है मायादास की माड़ी, किसका उपन्यास है? तो ये विषम साहनी का उपन्यास है। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि जो एक उपन्यास है बहुत ही प्रसिद्ध है और एंटी नेट में भी लगा है, विषम साहनी का उपन्यास, उसका नाम आपको बताना है जो भारत विभाजन पर आधारित है, उसको आपने बताना है कि वो कौन सा उपन्यास है। और यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष की रचना नहीं है, अर्थात शंकर शेष का उपन्यास नहीं है। सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 46, इसमें पूछा गया है एक वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर जो विकल्पों के अनुसार एक शुद्ध वाक्य होगा तो वो होगा विकल्प बी, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। अगला क्वेश्चन है 43, इसमें पूछा गया है संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। तो सही विकल्प यहाँ पर सी होगा, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये गलत होगा, सही प्रतीत नहीं होगा। बाकी जो सही प्रतीत होते हैं कथन में देखते हैं, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला जो कथन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का वर्णन है। ये कथन भी बिल्कुल सही कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। अगला जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही होगा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है 47, इसमें पूछा गया है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो ये होगा विकल्प डी चाचा। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा गया है इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कौन सी बोली है? तो ये होगी आपकी अवधी। जो अवधी बोली है इसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। बाकी कन्नौजी, बुंदेली और मेवाती, इन तीनों में ही कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 49, इसमें पूछा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको हर एक प्रश्न में बता रहा हूँ कि कौन सी विधा किससे संबंधित है, अर्थात रचना किस विधा से संबंधित है, इसे याद करना। यहाँ पर भी ये प्रश्न फिर से पूछा गया है। तो जो हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाट, ये किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये है उपन्यास विधा की रचना। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो ठेठ हिंदी का ठाट है उपन्यास है, ये किसके द्वारा रचित है? तो ये जो हरिऔध जी है इनके द्वारा रचित है। अगला जो प्रश्न है 50, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं होगा। तो ये होगा पूरब। अगला क्वेश्चन है 44, इसमें पूछा गया है फूल मरे पे मरे ना बासु। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है किस कवि की है? तो ये होगी जायसी की पंक्ति, डी सही विकल्प होगा।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ 45 पूछा गया है, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द होगा मुमूर्षु, सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 51, इसमें पूछा गया है शेखर जोशी की कहानी है। तो जो शेखर जोशी की कहानी होगी तो ये है मेरा पहाड़, सही विकल्प बी होगा। क्वेश्चन संख्या है 52, इसमें पूछा गया है कुबल्ली माला कथा के लेखक कौन है। तो जो कुबल्ली माला कथा के लेखक होंगे तो ये होंगे विकल्प बी उद्यतन सूरी, बी सही विकल्प होगा। तो दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने एक पार्ट को डिस्कस कर लिया था पीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्र का। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने उसे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को मर्ज कर दूंगा, उस वीडियो के साथ आप एक ही वीडियो में दोनों को देख सकते हो। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होनी थी, उस चक्कर में मैंने आपको ये अलग अलग पार्ट में प्रोवाइड करवा दिए थे। कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो को मर्ज कर दूंगा, आप फिर भी देख सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53, पूछा गया है मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। तो जो ये कथन है किसका है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन है 58, इसमें पूछा गया है इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि वो कौन सी बोली है। तो ये होगी आपकी ब्रज बोली, सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा होगा। तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार असत्य कथन होगा तो वो होगा आपका विकल्प बी, इनमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये गलत कथन होगा। जो नए कवि थे, नई कविता के कवि, इनमें जीवन के प्रति अनास्था दिखाई देती है, आस्था नहीं दिखाई देती। बाकी जो सही कथन होंगे उन्हें देखते हैं। इनमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, बिल्कुल सही है। अगला है नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। तो ये भी सही होगा। अगला जो कथन है ये है नई कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 54, इसमें पूछा गया है कि जो पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश में माना जाता है। तो जो पहाड़ी हिंदी का विकास माना जाता है तो ये आपके खस अपभ्रंश से माना जाता है। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है 55, इसमें पूछा गया है तारसप्तक का प्रकाशन काल क्या है। तो जो तारसप्तक का प्रकाशन काल माना जाता है तो ये होगा 1943, सही विकल्प ए होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो तारसप्तक के संपादक थे, मुख्य संपादक, तो वो कौन थे। तो वो थे अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है 56, इसमें पूछा गया है इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। तो जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक का अर्थ ऐतराज होगा तो वो होगा विकल्प डी, आपत्ति का अर्थ ऐतराज होता है। अगला क्वेश्चन है 60, इसमें पूछा गया है आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो जो आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ होगा तो वो होगा विकल्प डी, हृदय से आदर करना, डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 61, इसमें पूछा गया है बचपन की स्मृतियाँ, जो बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन है। तो ये होगा विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन, डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 57, इसमें पूछा गया है बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो जो बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध होगा तो वो होगा विकल्प डी, चिड़ियाँ उड़ गई, डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 62, इसमें पूछा गया है भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है। तो ये होगा रस रहस्य, सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 63, इसमें पूछा गया है पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। तो ये माना है शिवसिंह सेंगर ने। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कि जो शिवसिंह सेंगर की रचना कौन सी है। इस ग्रंथ का आपको नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है 64, इसमें पूछा गया है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो जो अष्टाध्यायी रचना है इसके रचनाकार होंगे पाणिनि, सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 68, इसमें पूछा गया है इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। तो जो ये कथन है इतिहास की ओर संकेत किया गया है, किसका कथन है। तो ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का।
अगला क्वेश्चन है 69, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो ये होगा राजपुरुष। बाकी चंद्रशेखर, चक्रपाणी और चंद्रकांति ये तीनों ही बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है 70, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। तो जो सूर्य का पर्यायवाची होगा तो वो होगा अर्क। सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 65, इसमें पूछा गया है वीणा पाणी में समास है। तो जो वीणा पाणी में समास होगा तो वो होगा बहुव्रीहि समास। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो चंद्रशेखर है, चक्रपाणी है, चंद्रकांति है, इनमें भी बहुव्रीहि समास ही है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 66, इसमें पूछा गया है विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो ये लिखी गई है केशवदास के द्वारा। सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 67, इसमें पूछा गया है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा? तो ये होगा ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। तो जो घनानंद की रचना नहीं होगी तो वो होगी विकल्प डी पक्षी विलास। बाकी ये तीनों ही रचनाएं घनानंद की हैं, किसी न किसी प्रकार से उनकी रचनाएं ये मानी जाती हैं सिवाय पक्षी विलास के। आपके लिए एक प्रश्न और छोड़ देता हूँ, आपको बताना है घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था। ये आपके लिए एक अन्य प्रश्न छोड़ देता हूँ। तो देखूंगा दोस्तों मैं कमेंट में आप लोग कितने धैर्यपूर्वक देते हैं और कितना उत्तर देते हैं। ये आपके लिए एक प्रश्न अवश्य रहेगा। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है जो मैंने पूछे हैं। अगला क्वेश्चन है 72, इसमें पूछा गया है मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। तो जो मंगलेश डबराल है इनकी कविता का संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। अच्छा प्रश्न है, अक्सर बहुत सी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 73, इसमें पूछा गया है समष्टि शब्द का विलोम क्या है? तो जो समष्टि शब्द का विलोम होगा तो ये होगा व्यष्टि। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं होगा? तो ये होगा विकल्प सी असी। बाकी शरासन, कोदंड और पिनाक ये तीनों ही धनुष शब्द के पर्यायवाची होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 75, इसमें पूछा गया है कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता कौन माने जाते हैं? तो जो कहानी आंदोलन है उसके पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं आपके विकल्प ए गंगा प्रसाद बिमल। अगला क्वेश्चन है 76, इसमें पूछा गया है भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में शामिल नहीं है। तो ये होगा विकल्प डी। जो भर्तृहरि हैं ये भारतीय भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध मुनित्रयी में शामिल नहीं है। बाकी पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये तीनों ही शामिल हैं मुनित्रयी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 77, इसमें पूछा गया है इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। तो जो पतवार का पर्यायवाची होगा तो दोस्तों ये होगा कर्ण। सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 78, इसमें पूछा गया है सोमप्रभ सूरी की रचना है। तो जो सोमप्रभ सूरी की रचना होगी तो ये होगी कुमारपाल प्रतिबोध। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो कुमारपाल चरित है ये किसकी रचना है? तो ये होगी हेमचंद्र की रचना। कुमारपाल प्रतिबोध ये सोमप्रभ सूरी की रचना है, कुमारपाल चरित ये हेमचंद्र की रचना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये 79, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प डी एक शहर की मौत। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। बाकी पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ ये तीनों ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है 80, इसमें पूछा गया है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो बताना है कि वो कौन सा है। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा सी आमिष सामिष। ये विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा। बाकी गमन, इसका जो विलोम होगा आगमन, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है
निषिद्ध इसका होगा विहित, बिल्कुल सही है। अगला है व्यास, इसका होगा विलोम शब्द समास, ये भी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81, इसमें पूछा गया है निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प रहेगा विकल्प सी श्रीचंद। कई बार ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो श्रीचंद थे किस भक्ति काव्य धारा से संबंधित रहे हैं? तो ये रहे हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो श्रीचंद थे ये किस सिख गुरु के पुत्र हैं? तो ये हैं आपके गुरु नानक देव के पुत्र। जो गुरु नानक देव थे ये सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं, ये अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि जो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है 82, इसमें पूछा गया है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है तो ये किया गया है व्यंजना शब्द शक्ति का। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि ये जो पंक्ति कही है चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच साबुत बचाना ना कोई, पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है 83, इसमें पूछा गया है 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो ये होगा दोस्तों क्षमा शर्मा की कहानी। अगला क्वेश्चन है 84, इसमें पूछा गया है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा तो ये होगा विकल्प डी अत्यंत लज्जित होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 85, इसमें पूछा गया है इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। तो जो विदेशी भाषा का शब्द होगा तो वो होगा कतार। बाकी पंक्ति श्रेणी और श्रृंखला ये देशी भाषा के शब्द ही हैं सिवाय कतार के। अगला जो क्वेश्चन है ये है 86, इसमें पूछा गया है बूढ़े मुँह मुहासा प्रसन्न के लेखक कौन है? तो जो बूढ़े मुँह मुहासे है यह एक प्रहसन है और इसके लेखक हैं विकल्प ए राधाचरण गोस्वामी। ये सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है 87, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प लगता है मुझे बी होना चाहिए, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया। बाकी मुझे कंफर्म उत्तर इसका नहीं पता है, अगर आपको इसका कंफर्म उत्तर आता होगा तो आप अवश्य बताएं। इसको यहाँ पर स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 88, इसमें पूछा गया है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। तो जो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य थे तो ये हैं केशवदास। सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, इसमें पूछा गया है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो जो नरसिंह जी का मायरा है ये मीराबाई की काव्य रचना है। यहाँ से बहुत बार ये प्रश्न अवश्य बनता है कि जो मीराबाई थी इनका जो भक्ति थी किस प्रकार की भक्ति थी? तो इनकी भक्ति थी माधुरी प्रकार की। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो तुलसीदास थे इनकी भक्ति किस प्रकार की थी? तो ये थी दास्य प्रकार की भक्ति। और तीसरा जो प्रश्न बनता है तो यह बनता है कि जो सूरदास थे इनकी भक्ति किस प्रकार की थी? तो ये सख्य प्रकार की भक्ति थी। आपको ये तीनों ही कहीं पर नोट करके रखने चाहिए क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य बनता है। अगला क्वेश्चन है 90, इसमें पूछा गया है दोपहर में समास होगा। तो जो दोपहर है इसमें जो समास होगा तो ये होगा विकल्प ए द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है 91, इसमें पूछा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि नहीं कृति होगा तो ये होगा विकल्प डी चिदंबरा। जो चिदंबरा है ये आपके पंत जी की रचना है। आगे जो कामायनी है इसके रचनाकार होंगे जयशंकर प्रसाद, परिमल के निराला और पल्लव के पंत ही होंगे। अगला क्वेश्चन है अमीय हलाहल मधुरे सेत श्याम रत्ना जियत मर्द झुकी झुकी परत रहे जही चिदवन एक बार। उपयुक्त दोहे में अलंकार होगा। तो यहाँ पर जो दोहा है इसमें अलंकार होगा, ये होगा विकल्प ए परिसंख्या। अगला क्वेश्चन है 93, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में से कौन सा युग्म गलत है?
तो यहाँ पर जो गलत युग्म होगा तो वो होगा विकल्प बी। बाकी तीनों ही युग्म सही होंगे, विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है 94। इसमें पूछा गया है चाय आगत शब्द है। बताना है कि जो चाय किस भाषा से आई हुई है। तो ये जो शब्द है चाय, ये आया है चीनी भाषा से। सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 95। इसमें पूछा गया है बारिश शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। तो ये होगा दोस्तों विकल्प बी, बारिनी। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 96। इसमें पूछा गया है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं। तो सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा, राजेश जोशी। अगला क्वेश्चन है 97। इसमें पूछा गया है कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। तो ये होता है विकल्प सी, विभावना का। अगला क्वेश्चन है 98। इसमें पूछा गया है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने दिया था। तो ये दिया गया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 99। इसमें पूछा गया है विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो जो विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म रहेगा यहाँ पर वो रहेगा विकल्प डी, सांड सांडिनी। बाकी जो संगत युग्म है वह ऊंट का ऊंटनी होगा, प्राचीन का और प्राचीन होगा और शूर का भीरू होगा। अगला क्वेश्चन है 100। इसमें पूछा गया है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में होता है। तो ये होगा विकल्प सी, मधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 101। अगला जो क्वेश्चन है ये 101। इसमें पूछा गया है प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं बस साधन है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है। जो ये पंक्ति है ये किसकी है। तो ये पंक्ति होगी सी, अज्ञे जी की। अगला क्वेश्चन है 102। इसमें पूछा गया है कवि का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक ये विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। तो ये हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 103। इसमें पूछा गया है जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार होगा। तो ये होगा विकल्प डी, अपनहुति। अगला क्वेश्चन है 104। इसमें पूछा गया है सता धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो ये होगा विकल्प ए, तिष्ठेयु। अगला क्वेश्चन है 105। इसमें पूछा गया है तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। तो ये होंगे विकल्प बी, हरिशंकर प्रसाई। अगला क्वेश्चन है 106। इसमें पूछा गया है मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है। तो ये होगा करण कारक। सही विकल्प डी, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द होगा। तो ये होगा प्रत्युत्पन्नमति। सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 108। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो ये होगा ए, रातों रात। जो रातों रात है ये अव्ययी भाव का समास है। अगला क्वेश्चन है 109। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प रहेगा डी। जो मधुमालती है इसके रचनाकार कुतुबन नहीं है, ये होंगे मंजन। बाकी इंद्रावती इसके रचनाकार नूर मोहम्मद है, बिल्कुल सही है। हंस जवाहिर ये कासिम शाह की है। चित्रावली ये उस्मान की है। अगला क्वेश्चन है 110। इसमें पूछा गया है किन्नर देश में किस विधा की रचना है। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। सही विकल्प यहाँ पर डी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है यह है 111। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। तो सही विकल्प यहाँ पर डी रहेगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 112। इसमें पूछा गया है जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां अलंकार होगा।
तो वहाँ पर उपमान होगा, वहाँ पर अलंकार होगा डी, अन्वय, डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 113। इसमें पूछा गया है रसोत्तर की किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्ततुरंग न्याय के आधार पर की है? तो ये होगा विकल्प ए, शंकुक। अगला क्वेश्चन है 114। इसमें पूछा गया है जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है, तो ये होता है मितव्ययी। जो मितव्ययी होता है ये कम खर्च करने वाले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? तो ये थे कविदेव, सी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 116। इसमें पूछा गया है अजीर शब्द का अर्थ है, तो जो अजीर शब्द का अर्थ होता है तो वो होता है विकल्प बी, आंगन। अगला क्वेश्चन है 121। इसमें पूछा गया है कहना शब्द है, तो जो कहना शब्द है यह तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है 117। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो ये होगा विकल्प सी, प्रभात फेरी। बाकी हम विश्वाई जन्म के, सूत की माला, विसर्जन, ये तीनों ही रचनाएं सांस्कृतिक काव्य धारा की है। अगला क्वेश्चन है 122। इसमें पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो यह है अंग्रेजी साहित्य का, सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है 118। इसमें पूछा गया है सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, ये कथन किस ग्रंथ का है? तो ये होगा विकल्प सी, वाक्य पद्य का, सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 123। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो ये होगा विकल्प ए, ख। 119। तो इसमें पूछा गया है बर्वेद छंद है, तो जो बर्वेद छंद है यह अर्धसम मात्रिक छंद है, यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। बर्वेद छंद अर्धसम मात्रिक है। अगला क्वेश्चन है 124। इसमें पूछा गया है मीराबाई की उपासना है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको इस प्रश्न पत्र में बताया था कि जो 3 कवि थे उनकी प्रत्येक की उपासना बताई थी। जो माधुरी भाव किस कवि की उपासना है, सख्य भाव किसकी उपासना है, दास्य भाव किसकी उपासना है। तो जो मीराबाई की उपासना है ये माधुरी भाव की है, और जो सख्य भाव की बताई थी ये आपके सूरदास की थी, और दास्य भाव ये आपके तुलसीदास की थी। और कई बार जो वात्सल्य भाव की भक्ति पूछी जाती है तो ये होगी आपकी सूरदास की ही। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 120। इसमें पूछा गया है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो बताना है कि वो कौन सा वाक्य है लिंग की दृष्टि से। तो ये होगा आपका विकल्प बी, दही खट्टा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आम बोलचाल में हम बोल देते हैं कि जो दही खट्टी है, तो दोस्तों ये गलत वाक्य होगा। दही खट्टी नहीं होती, इस प्रकार से नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है कि जो दही खट्टा है। तो सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है 125। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन गीति नाट्य नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बोर्ड के द्वारा जितने भी यहाँ पर विकल्प दिए गए थे ये सभी गीति नाट्य हैं, इसलिए जो ये प्रश्न है 125 इसका अंक सभी को एक समान दिया जाएगा। जैसे कि जो करुणालय है ये जयशंकर प्रसाद जी का गीति नाट्य है, उसी प्रकार जो अनज्ञ है ये मैथिली शरण गुप्त का गीति नाट्य है, उसी प्रकार जो अंधा युग है ये धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, और जो ज्योत्सना है ये सुमिता नंदन पंत का गीति नाट्य है। इस प्रकार मेरे ख्याल से 125 का सभी को एक प्रकार का नंबर, सभी को कॉमन नंबर मिल जाएगा। इसका यहाँ पर कोई भी गीति नाट्य नहीं होंगे, ये सभी गीति नाट्य हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पूरे प्रश्न पत्र को डिस्कस कर लिया है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।